तेल मिलाया भाई, चल ला दूंगा तेरे को। तू वो से काम चला ले। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बस वेरी गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट, चलो। हाँ जी, हमारा सप्लाई वाला चैप्टर हो गया था। अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक है जी, एक मॉड्यूल दे दीजिए, अभी कोई काम आपके नहीं आएगी। हाँ जी, अपना चैप्टर नंबर 3 है चार्ज ऑफ जीएसटी। प्लीज 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 शांति से। चार्ज ऑफ जीएसटी हेडिंग डाल लीजिए कॉपी के अंदर, चार्ज ऑफ जीएसटी। हाँ जी, चैप्टर नंबर 3। लो जी, जीएसटी दो तरीके से लगता है हमारे यहाँ, एक तो नॉर्मल स्कीम से, कंपोजिशन स्कीम से। सर ये होता क्या है, पहले आज स्टार्ट करते हैं। हमने जब सप्लाई हमने जीएसटी स्टार्ट किया था, हमने दो सेक्शंस पढ़ लिए, सेक्शन 7 पढ़ लिया और सेक्शन 8 पढ़ लिया। सेक्शन 7 क्या बोलता है कि सर सप्लाई क्या होती है, ठीक है। अब सप्लाई क्या होती है वो पढ़ लिया। अब सप्लाई भी तीन तरह की होती है, नॉर्मल सप्लाई, एक कंपोजिट सप्लाई, एक मिक्स सप्लाई। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई किसको बोलेंगे वो सेक्शन 8 डिफाइन करता है मेरे को। ठीक है, सेक्शन 7 के साथ मैंने कुछ सेक्शन शेड्यूल्स भी पढ़ लिए थे जो आपके काम आएंगे। शेड्यूल फर्स्ट पढ़ लिया, शेड्यूल सेकंड पढ़ लिया, शेड्यूल थर्ड पढ़ लिया। शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल थर्ड में हमने पढ़ लिया कि कौन सी विदाउट कंसिडरेशन टैक्सेबल होगी, किसको गुड्स सर्विसेज बोला जाता है और किस पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, ये हमने सेक्शन 7 और 8 में पढ़ लिया। सेक्शन 7 और 8 जो है वो खाली आपको ये बताता है कि साहब किस पे हम जीएसटी लगाएंगे, अब कैसे लगाएंगे वो चैप्टर नंबर 3 बताएगा, उसे बोलते हैं चार्जेस ऑफ जीएसटी। सर क्या वर्ड बोल दिया, कैसे लगाएंगे। कैसे का मतलब क्या होता है, जैसे एक छोटी सी बात करता हूं, मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया था, छोटा सा एग्जांपल अपन लेते हैं कि राम ने क्या किया, गुड्स खरीदा, किसी से गुड्स खरीदा, 50,000 रुपए गुड्स खरीदा। उस 50,000 रुपए उसने जीएसटी कितनी पे करी, अगले को 5,000 जीएसटी पे कर दी, अगले के 55,000 का पड़ गया। ठीक है, फिर राम बाबू ने वो माल बेचा, किसको, शाम को बेचा। शाम को उसने 70% माल बेचा, 70% माल में उसने 20% प्रॉफिट जोड़ा। ठीक है, और फिर उसने क्या, 50,000 का 70% माल बेचा और प्लस 20% कितने बेच दिया, 42,000 में बेच दिया। 42,000 का अगले ने अगले से जीएसटी कितने कलेक्ट करी, 4,200 कलेक्ट करी। 4,200 रुपए मुझे टैक्स पे करना है, उसमें से 5,000 का इनपुट मिल जाएगा और 800 का मेरे को आईटीसी बच जाएगा जो अगली बार काम आएगा। कितनी बारी बातें मैंने एक छोटी सी ट्रांजेक्शन में बोल दी। सोचो अगर ऐसे मेरे यहाँ पर साल में, कोई बड़ी बात नहीं है, साल में मेरे 1000 ट्रांजेक्शन हो गए, 1000 मतलब रोज के 3 ट्रांजेक्शन मात्र, तो सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड ये काम हो जाएगा। इसकी तो आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। और बिलीव करना, आप तो फिर भी सीए कर रहे हो, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है। जो बिजनेसमैन है, जो दुकान में बैठते हैं, उनको देख लो कितना ज्ञान है सब चीजों का। उनको प्रोविजन पता हो सकता है, बट दे हैव नो टाइम टू डू ऑल द थिंग्स इन प्रॉपर मैनर। तो उनके लिए उनको क्या रखना पड़ेगा, अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, सारी फॉर्मेलिटीज लिए चार्टेड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, मशीनरी लगेगी, स्टेशनरी लगेगी, फला ठिकाना लगेगी, और हर चीज का क्या लगता है, खर्चा लगता है। अब सोच के देखो, एक दुकान है, नॉर्मल दुकान है मेरे जैसे गरीब आदमी की, ठीक है, उस बेचारे का साल का महीने का 2 लाख 3 लाख का ट्रांजेक्शन है, साल का 35-36 लाख रुपए ट्रांजेक्शन हुआ, या मान लो 5 लाख का ट्रांजेक्शन साल का, तो कितना हुआ, अगर मैं 5 लाख का भी साल का ट्रांजेक्शन बोलता हूं, ठीक है, तो कितना हुआ, महीने का 5 लाख का भी ट्रांजेक्शन बोलता हूं तो कितना हुआ, खाली 16,000 रुपए ट्रांजेक्शन रोज का हुआ, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो सोचो अगर वो बंदा पूरे साल में 5 लाख इंटू 12 60 लाख का ट्रांजेक्शन करता है, 60 लाख का ट्रांजेक्शन करता है, उसमें वो प्रॉफिट कमाता है हद मार के
बहुत अच्छा बिजनेस करता है तो 8% प्रॉफिट कमाता है, 4,80,000 रुपए कमाता है, 4,80,000 रुपए कमाता है, उसने एक अकाउंटेंट रखा, अकाउंटेंट 15,000 महीने भी लेता है, सीए भी 15,000 में मान जाता है, तो भी 1,80,000 खर्चा हो गया, ठीक है, उसके बच्चे कितने 3 लाख। अब तो फेयर है बात, आप सोच के देखो एक छोटे व्यापारियों के लिए इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होने लग जाएंगी तो क्या होगा, आफत हो जाएगी ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 2 स्कीम निकाल दी, एक तो नॉर्मल स्कीम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। मतलब पंसारी हम चाहें तो 2 तरीके से टैक्स दे सकते हैं। कैसे कैसे टैक्स दे सकते हैं, सुनना। एक तो नॉर्मल स्कीम, नॉर्मल स्कीम कौन डिफाइन करता है, अंडर सेक्शन 9 डिफाइन होती है, ठीक है। और कंपोजिशन स्कीम कहां डिफाइन होती है, लिख जाना भी जो लिखना हो ना, अंडर सेक्शन 10 डिफाइन होती है। कहां डिफाइन होती है साहब, 10। मतलब अब हमें कंपोजिशन स्कीम और सेक्शन 9 इस चैप्टर में डिस्कस करना है, और ये चैप्टर आपका होने का मतलब है कि आपकी 30% 40% जीएसटी हो जाएगी, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन भी कंफर्म आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, ये मान लो ये हेल्प करता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। एक एक चीज समझनी हमें पड़ेगी, ठीक है। लो जी, चलो जी। अब पहले मैं कंपोजिशन स्कीम पढ़ाऊंगा, फिर हम नॉर्मल स्कीम पढ़ेंगे, ठीक है। हम सेक्शन 10 पहले डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो लिख लेंगे कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम गुड्स के लिए भी होती है और सर्विसेज के लिए भी होती है। सर गुड्स के लिए किन के लिए होगी, गुड्स के लिए कौन से सेक्शन में आएगी, इंटरसेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। और सर्विसेज के अंदर आएगी सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर। लो जी, अब होता क्या है कंपोजिशन स्कीम, एकदम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, कितना अच्छा है। मैंने ये तो समझ में आ गई कि कोई भी बंदा जो मैंने स्कीम पढ़ाई थी उसमें कई बार नहीं जाता है, कौन नहीं जाता, छोटे व्यापारी। तो छोटे व्यापारियों के लिए स्कीम लेके आए सेक्शन कंपोजिशन स्कीम। जो नॉर्मल व्यापारी है, बड़े व्यापारी है, जिनके लिए 15,000 रुपए खर्चा महीना बर्डन नहीं है, उनके लिए रेगुलर स्कीम है। लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो चाहे, ऑप्शन वर्ड होता है, ऑप्शन का मतलब वो चाहे तो नॉर्मल स्कीम भी ले सकते हैं, चाहे तो कंपोजिशन स्कीम भी ले सकते हैं। अब जालान साहब मैं कंपोजिशन स्कीम बढ़ा दूं, फिर आप बताना कि आपको कंपोजिशन चाहिए कि रेगुलर चाहिए, ठीक है ना। आपने कौन सी ले रखी है वैसे, कंपोजिशन, हाँ चलो बात करते हैं, ठीक है, बताना, ठीक है। किसी ने ले रखी है कंपोजिशन वही बताना मेरे को, ठीक है। ये सोनम है, व्यापारी, व्यापारी है सोनम, लोगों से गुड्स खरीदती है। उसने एबीसी से गुड्स खरीदा, ठीक है। कितने रुपए का गुड्स खरीदा, 1 लाख रुपए का, ठीक है। उसपे एबीसी वाले ने से 10,000 रुपए जीएसटी ले ली, कितने आ गए, 1,10,000 आ गए, ठीक है। इसके ये कितने का पड़ा, 1 लाख प्लस 10,000 का पड़ा, ठीक है। कितने का हो गया, 1,10,000 का हो गया, ओके। आपके हिसाब से इसके कॉस्टिंग कितनी आई, ये बताओ सुनना मुझे। हाँ, 1 लाख की आई, क्योंकि 10,000 का इसको क्या मिल जाएगा, इनपुट मिल जाएगा। इनपुट मिल जाएगा तो इसकी आफत क्या हो जाएगी कि वो इनपुट लेना फला ठिकाना। ये क्या कर सकती है, ये इस गुड्स को किसी को बेच सकती है, सेल कर सकती है। और इसने क्या किया, ये गुड्स किसी को 1,30,000 का बेच दिया, ठीक है। और ये किसमें है, कंपोजिशन स्कीम में। इसको क्या करना है पता आपको,
इसको मात्र ये करना है। हो गया कंपोजिशन। इसको न तो परचेज के हिसाब रखना, न क्या बोलते हैं इनपुट का हिसाब रखना, न टैक्स का कैलकुलेशन हिसाब रखना। इसको फिक्स करता करना है, जितना माल बेचा उसका 1% सरकार को जमा करा दे, बात करते हैं, पिंड छूटा। हो गया जी, कितना अच्छा है, हाँ? कौन सी स्कीम है? कंपोजिशन स्कीम। इनको कोई आफत नहीं है, ना टेंशन है ना कुछ और है। रेगुलर स्कीम में हर महीने रिटर्न भरनी पड़ती है, वो भी दो। उसके बाद हर महीने दो रिटर्न। सोच के देखो हम जैसे क्या बीतती होगी, ठीक है? हर महीने 2 रिटर्न। उसके अलावा हर महीने 2 रिटर्न भरने के बाद भी 4 दिन ऑनलाइन हो गया, क्या बात है। अंसारी केशव दीक्षा अजय सिंह, ये वो शिव है ना, शिव। जैसे जैसे एनिमल के अंदर शायद उसका वेरिएंट ही आ रहा है, वो एनिमल मूवी में ऐसा बता रहे हैं। तो नहीं क्या कुछ और है, ऐसे बनाना। देख के आएंगे लिंक मूवी वो, फर्स्ट तो नहीं देखे, तुम देखा ना तुम्हारी तुम देखा ना तुम्हारी, हाँ चलो, हाँ चलो, हाँ जी। डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, ओए डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, पिन छूटा बस। ये कंपोजिशन स्कीम मतलब कुछ भी नहीं करना, इतनी सी बात है, ठीक है? अब ये समझ में आ गई बात, ठीक है? मतलब इनको खाली 1300 रुपए गवर्नमेंट को जमा कराने हैं, बात खत्म। अब जैसे जलान का जी ललचाया रहा ना जाए, तो ऐसे थोड़ी कंपोजिशन कोई भी ले ले। फिर तो मनसी का बोलेगी मैं भी ले लेती हूँ, मौसम बोलेगी सर हम भी 1% वाले ले लेते हैं। नहीं, कुछ छोटे व्यापारियों की लिमिट दे रखी है, तो सब छोटे व्यापारियों में कौन आता है? बात करते हैं हम इसकी। इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, अच्छा जीएसटी में फाइनेंशियल ईयर काम में आता है, प्रीवियस ईयर काम नहीं आता, ठीक है? इन प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर इज अप टू कितना? समझिए वहां क्या, कितना टर्नओवर आपका है तो फिर आप ले सकते हो 1.5 करोड़ तक है। अच्छा एक बात और, इनकम टैक्स और जीएसटी में फर्क होता है। पहली बात, इनकम टैक्स में हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में जमा कराते हैं, ठीक है? लेकिन कंपोजिशन स्कीम में मैं टैक्स फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल ईयर में जमा कराता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, 28 नवंबर हो गई ना, जैसे नवंबर खत्म हो जाएगा, इसका जो भी टैक्स बनेगा वो कब जमा कराना पड़ता है? दिसंबर में। तो दिसंबर का जमा कराना पड़ेगा जनवरी में। तो यहां इसीलिए प्रीवियस असेसमेंट ईयर नहीं होता, ठीक है? कंपोजिशन वालों को क्वार्टरली जमा कराना पड़ता है, लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल ईयर में ही जमा करवाना पड़ता है। लो जी सर, चले आगे, चलो। इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 1.5 करोड़, देन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम, रुको, मेरा टर्नओवर 1 अप्रैल 2023 से लेकर 28 नवंबर 2023 चल रहा है ना अभी, कितना हो गया? 1 करोड़ 30 लाख हो गया अभी तक। 1 करोड़ 30 लाख हो गया। क्या मैं कंपोजिशन ले सकता हूं क्या? अभी नहीं ले सकता, या ले सकता हूं? उसके लिए करंट फाइनेंशियल ईयर नहीं देखना है, प्रीवियस ईयर देखना है।
आप समझो मेरी बात, इसलिए मैंने बड़ी लिखा है, मतलब इस साल में लू कि नहीं लू डिपेंड करता है पिछले साल में कितना टर्नओवर था। अगर पिछले साल में टर्नओवर मेरा 1.5 करोड़ से कम था तो इस साल में कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूं। ठीक है, तो ये लाइन आपके काम की नहीं है कंपोजिशन लेने के लिए। हाँ, अगर पिछले साल टर्नओवर 1 करोड़ 30 लाख था तो इस साल में कंपोजिशन ले सकता हूं, इस साल में कंपोजिशन ले सकता हूं, लेकिन ले कब तक सकता हूं, ले कब तक सकता हूं? इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले साल टर्नओवर आपका 1 करोड़ 20 लाख हो गया, तो इस साल कंपोजिशन लो आप अवेलेबल है, लेकिन इस साल टर्नओवर आपका 500 करोड़ हो गया। ये कोई बात थोड़ी होती है, कंपोजिशन स्कीम में सरकार को भी तो नुकसान होता है, टैक्स कम पहुंचता है, वो तो छोटे व्यापारियों के लिए है। तो अगर आपका टर्नओवर पिछले साल में 1.5 करोड़ तक है तो इस साल आप 1.5 करोड़ तक कंपोजिशन ले सकते हो। देन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अप टू 1.5 करोड़ इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ये समझना पड़ेगा आराम से। इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर इज अप टू 1.5 करोड़ देन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अप टू 1.5 करोड़ इन करंट फाइनेंशियल ईयर। बोलो समझ में आई की बात? मैंने क्या बोला? अब इसके एग्जांपल्स हम बात करें, ठीक है, आप लिख लेना चाहिए भी अपने हिसाब से ना। हाँ, जैसे एग्जांपल की बात करें, ये सर्विसेज वाला मैं अभी गुड्स पढ़ाऊंगा, सर्विसेज हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो सर्विसेज को एक कोने में रख के छोड़ देना, फिर हम अगला पॉइंट गुड्स का ही कर लेंगे एग्जांपल। हाँ, फॉर एग्जांपल की हम बात करें, इन प्रीवियस ईयर 22-23 22-23 में टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख का है। एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अप टू, पहले लिख लो, एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। कर लो भी कंप्लीट इसको। अगर हमारी जो सेल्स है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा बढ़ जाए तो 1.5 करोड़ तक तो आप ले सकते हो कंपोजिशन, उसके बाद आपको रेगुलर में जाना पड़ेगा। एग्जांपल इसी को कंटिन्यू करते हैं, दैट इज इफ इन फाइनेंशियल ईयर 23-24, पूछा करो बेटा, अच्छा लगता है मेरे को। इन फाइनेंशियल 23-24 टर्नओवर अप टू 31 दिसंबर लिख दूंगा, 31 दिसंबर तो बीच में ले लेते हैं, 31 अक्टूबर कर लेते हैं। 31 अक्टूबर 2023 इज 1.5 करोड़, देन ऑन 1 नवंबर 2023 वी हैव टू स्विच इन नॉर्मल स्कीम। तो अब सही है भाई, आपका इस साल में 1.5 करोड़ से ऊपर चला गया तो 1.5 करोड़ तक कंपोजिशन लो, उसके बाद रेगुलर में जा सकते हैं। हमारे चार्जेस रहते हैं, हाँ, वो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, आपके भी चार्जेस हो जाएंगे, ठीक है ना, वो तो होंगे। ऐसा गवर्नमेंट कोई फीस नहीं लेती है। हम जीएसटी में मोदी जी की दया से
1 रुपए भी हमें गवर्नमेंट को नहीं देना होता है, जो भी आपके फीस लेते हैं हम ही लेते हैं, ठीक है ना। वी हैव टू स्विच इन नॉर्मल स्कीम। चलो यहां तक हो गई बात। अब लिखो नेक्स्ट, लिमिट टर्नओवर लिमिट फॉर गुड्स की बात कर ले खाली अब, गुड्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम, टर्नओवर लिमिट क्या है गुड्स की अंडर कंपोजिशन स्कीम? हाँ जी, अभी कितनी लिमिट लिखाई बताइए मैंने आपको? 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ बताते बताते फिर बता दो दी वापस क्यों लिखा रहे हो? एक्चुअल में हमारे यहाँ 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं, 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के लिए लिमिट है 75 लाख, और बाकी सबके लिए क्या है 1.5 करोड़। वो छोटे छोटे स्टेट है, मिजोरम, त्रिपुरा, तो कहाँ का विकास नहीं रखा है क्या, तो नागालैंड का ठीक है। तो ये 8 स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के लिए क्या है, इन स्टेट्स के लिए क्या लिमिट है 75 लाख, बाकी सबके लिए। अब इसके लिए क्या है, इफ टर्नओवर, सॉरी टर्नओवर गंदा वर्ड होता है, एग्रीगेट टर्नओवर, इफ एग्रीगेट टर्नओवर in previous financial year is up to 75 lakh, then eligible for composition scheme in financial year, in next financial year, in current financial year, current financial year। और अदर स्टेट्स के लिए क्या है, अदर स्टेट्स के लिए क्या है 1.5 करोड़। चलो जी, यहां तक बात समझ में आ गई? आ गई साहब। अब स्पेसिफिक स्टेट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से देखो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आर 8 स्टेट है, लीजिए 8 स्टेट है। एक आधे का नाम बताओ भी, मैं लिखूं मेरे हिसाब से ही लिख लो। पहला लिखो अरुणाचल प्रदेश, दूसरा लिखो उत्तराखंड, दूसरा लिखो उत्तराखंड, उत्तराखंड, तीसरा मणिपुर, मणिपुर, चौथा मेघालय, मेघालय अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है। कौन सा बोला है चले, तुमसे घर के बाहर तो तुम तीनों से घर की कोचिंग के बाहर तो निकला नहीं जाता, घर से बाहर तो रजाई लेके आते हो, रजाई लेके आते हो। कल देखा था तुम्हें दोपहर में ऐसा लग रहा था मतलब सारी सर्दी इन दोनों की पड़ रही है। एक छवि बोल रही है रजाई से बाहर नहीं निकला जाता। मैं हाथ किया ना, मेघालय में ठंड बहुत पड़ती है उस तरफ। मिजोरम, नागालैंड,
नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। चलो समझ में आगे बात, सिंपल लिखा रहा हूं मैं एकदम, ठीक है। मैंने क्या बोला, पहले स्टार्टिंग करी, कंपोजिशन स्कीम किसके लिए मिलती है? छोटे व्यापारियों के लिए। छोटे व्यापारी मतलब जिनका टर्नओवर, सॉरी एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल कितना हो, अप टू 1.5 करोड़, उनको ही कंपोजिशन स्कीम मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने बात करी 1.5 करोड़ तो ओके है, बट इसके अलावा 8 स्टेट्स होते हैं, उनके लिए लिमिट 75 लाख की है, ठीक है। ये जो मैं ये अलग लिख दें, ये सब आपको हाईलाइट करके लिखने ना, ये सब चीजें, बाकी सबको पता आपको ना चीजें, ठीक है। उसके लिए मैंने बताया कि आपका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ होना चाहिए, तो इस साल मुझे कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल हो जाऊंगा, ठीक है। अब एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है, ठीक है, लिखो एग्रीगेट टर्नओवर। मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 इट इंक्लूड शांति से, एकदम शांति से बात करते हैं। मैं कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता हूं 23-24 के अंदर, सीधी सी बात है कि 23-24 चल रहा है, एग्जाम में भी 23-24 ही आएगा, ठीक है। नहीं आपके, हाँ 23-24 ही आ जाएगा मान लो, ठीक है। मैं 23-24 के लिए क्या लेना चाहता हूं? कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता हूं। अब 23-24 के लिए कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता हूं, तो मुझे किस साल का टर्नओवर देखना पड़ेगा? 22-23 में। एकदम शांति से रिप्लाई करना, शांति से। 22-23 में मेरा टर्नओवर था, टर्नओवर में मैंने माल बेचा, मैंने एक तो टैक्सेबल माल बेचा, टैक्सेबल मतलब जिसपे टैक्स लगता है भाई, मैं गुड्स खरीदता हूं, गुड्स बेचता हूं। आपके लिए स्कीम कंपोजिशन या रेगुलर हो सकती है, बट गुड्स टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है, ये आपको शेड्यूल 3 बताता है, या फिर सेक्शन 7 की डेफिनेशन बताती है अभी तक के हिसाब से। ये तो हुआ कि भाई मैं देखो, जैसे मैं बताऊं, क्या बोलते हैं ये जालान साहब क्या बेचते हैं? जनरल आइटम बेचते हैं, ठीक है। तो भी ये चाहे तो रेगुलर कंपोजिशन ले सकते हैं। पंसारी जी कपड़ा बेचते हैं, ठीक है, तो ये भी रेगुलर कंपोजिशन ले सकते हैं। दो अलग अलग तरह की चीजें हैं, सुनना, दो अलग अलग तरह की चीजें हैं, लेकिन आप पर जीएसटी तो लग रहा है। अब आपकी इच्छा है कि आप कंपोजिशन लो, रेगुलर लो, लेकिन कपड़ा टैक्सेबल है, गॉट इट, कपड़ा टैक्सेबल है, ठीक है। तो ये माल बेचते हैं, एक तो इंट्रा स्टेट टैक्सेबल गुड्स 40 लाख का, ठीक है। ये बेचते हैं इंटर स्टेट टैक्सेबल गुड्स, बेचते हैं कितने का? 50 लाख का। ये एग्जम्प्ट गुड्स बेचते हैं 55 लाख का। ये एक्सपोर्ट करते हैं 7 लाख का। टोटल कितना हो गया पहले तो इनका ये बताओ? 1,52,00,000। ये इनका टोटल टर्नओवर हो गया। अब मैं इस पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात करेंगे हम, लेकिन इनके टोटल टर्नओवर हो गया इज एलिजिबल फॉर सीएस, मतलब इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। यस और एग्जाम तो एग्जाम होता ना बेटा, मेरे बोलने से नहीं होता, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 बोलता है कि यहां एग्रीगेट का मतलब पूरा है। तो आंसर आएगा यस, नहीं सॉरी नो, ये कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, इसको आपको टैक्स पे करना पड़ेगा विथ रेगुलर स्कीम।
बात समझ में आया? तो यहां पर इसका इंक्लूड में क्या क्या आएगा? इंक्लूड में आएगा फर्स्ट, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो मेरे साथ साथ, टैक्सेबल सप्लाई, सेकंड एग्जम्प्ट सप्लाई। भाई आपका माल बिकना चाहिए, जीएसटी लगे नहीं लगे सब आएगा इसके अंदर। थर्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, लिखा है इसमें कंफ्यूजन रहता है। फोर्थ इंटर स्टेट सप्लाई। बोलो, यहां तक समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट एक्सक्लूड, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। फर्स्ट क्या है इसमें और सेकंड क्या है इसमें। आओ जी एकदम शांति से लिखो। फर्स्ट टैक्सेस, टैक्सेस इंक्लूडिंग सेस पेड अंडर जीएसटी लॉ। सर इस लाइन का मतलब क्या हुआ? मैंने किसी को 50,000 का माल बेचा, उस पर 5,000 जीएसटी ली, मैंने अगले से लिए कितने? 55। 50,000 गल्ले में डाले, 5,000 सरकार को दिए, मेरे पास कितने बचे? 50। तो मेरा टर्नओवर 55 मानना चाहिए, 50 मानना चाहिए, ये लिख रखा है, ठीक है। सेकंड वाला थोड़ा भारी है। याद करो हमने कुछ ऐसी बातें करी थी, अगर शायद ध्यान हो तो आपको, कुछ आइटम पे रिवर्स चार्ज लगता है। रिवर्स चार्ज एक बार वापस समझाता हूं, फिर आप मुझे बताना क्या मतलब हुआ क्या। मैं सोनम को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सोनम मुझे फीस देगी, ओके है। इसने मुझे फीस दी 1,00,000 रुपए, ठीक है। और साथ में मैंने इससे बोला कि 18,000% जीएसटी भी दे। इसने 1,18,000 मुझे दिए, ठीक है। और उसको 18,000 का इसको इनपुट मिल जाएगा, बात खत्म। मैं टर्नओवर की मेरी बात कर रहा हूं, मेरा टर्नओवर कितना माना जाएगा? 1,00,000 माना जाएगा, ओके है, ओके है। अच्छा 1,00,000 टर्नओवर किसका माना जाएगा, मेरा या सोनम का? मेरा माना जाएगा, कंफर्म। आप थोड़ा सा समझना, नियम हुआ, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये नियम हुआ कि जब कोई टीचिंग करवाएगा तो जो रिसीवर होगा वो जीएसटी प्रोवाइडर को पे नहीं करेगा। रिसीवर जीएसटी मुझे पे नहीं करेगा, ये खुद गवर्नमेंट को जमा कराएगी। मैंने सोनम को बिल बना के दिया 1,00,000 प्लस 18,000, 1,18,000 का। सोनम ने मुझे 1,00,000 रुपए दे दिए और 18,000 खुद गवर्नमेंट को जमा करा दिए। ये बता, ये 1,00,000 का टर्नओवर तेरा हुआ कि मेरा हुआ? मेरा हुआ ना। तो मतलब सोनम की कैलकुलेशन करूंगा तो इसको इंक्लूड नहीं करूंगा। मतलब सोनम जो रिवर्स चार्ज के तहत, सोनम जो रिवर्स चार्ज के तहत, सोनम जो रिवर्स चार्ज के तहत, सोनम जो रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स जमा कराएगी, उसका जो टर्नओवर है वो उसका नहीं माना जाएगा, वो मेरा। बोलो हाँ है ना? तो ये सोनम का टर्नओवर थोड़ी 1,00,000 का, ये मेरा टर्नओवर है तो टैक्सेबल सप्लाई में तो आ गया, ठीक है। लेकिन एक्सक्लूड कर देंगे, सोनम के लिए टैक्सेबल टर्नओवर पे कंसीडर नहीं होगा। तो लिखो सेकंड, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, value of inward supply on which tax is payable, tax is payable by a person on reverse charge mechanism। आरसीएम को लिख लेना भाई, रिवर्स चार्ज बेसिस लिख दो, चाहिए रिवर्स मैकेनिज्म बेसिस लिखाओ, बेसिस लिख दे की बात है, रिवर्स चार्ज बेसिस।
इसको हाईलाइट करना, इनवार्ड सप्लाई पर जो जीएसटी दिया आपने, ठीक है, वो आपके टर्नओवर में कंसीडर नहीं होगा। थर्ड, ये तो मैं स्ट्रिक्टली एक्सक्लूड करा चुका हूं, फिर भी बताना जरूरी है कि मैं बीच बीच में खब्बी करेगा ये। याद है कुछ एक वर्ड पढ़ा था हमने, एक्शनेबल क्लेम। 3 एक्शनेबल क्लेम टैक्सेबल होते हैं, उसके अलावा कोई भी क्लेम टैक्सेबल नहीं होता है। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ठीक है, ड्रीम 11 वगैरह भी है, वो उसने अलग से लिख दिए, ठीक है। मैं जालान को मैं कहां दूंगा, जालान मुझे देगा। जालान ने मुझे 10 लाख रुपए उधार दिए, सेठ आदमी ना, हाँ, जालान ने मुझे 10 लाख रुपए उधार दिए और मैं इसको उस पर ब्याज दूंगा। ये सिंपल सी बात है, मैं जालान को इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, क्या ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, क्या ये टर्नओवर की डेफिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा? पहली बात तो ये बताओ, ध्यान हो तो आपको, कि ब्याज पर जीएसटी लगता नहीं लगता? नहीं लगता। क्या बात है, वेरी गुड, पसंद आया मेरे को। नहीं, अच्छी बात है, नहीं लगता, सीरियसली नहीं लगता। और वैसे अगर नहीं लगता तो फिर आप बोलोगे सर यहां तो फॉल कर ही रहा है। नहीं, इंटरेस्ट को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, स्ट्रिक्टली एक्सक्लूड कर दिया, इंटरेस्ट को हम टर्नओवर डेफिनेशन कंसीडर नहीं कर। गॉट इट? लिखा दूं? थर्ड क्या है, लिखो। पेमेंट ऑफ, सिंपल करते हैं इसको, या फिर लैंग्वेज लिखा दो, पूरा लिखा देता हूं, चलो लिखो। वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड by way of extending deposits, extending deposit, loan or advance insofar as consideration in form of interest and discount, provided by way of extending deposits, loan, advances, insofar as consideration, इसलिए बोल दो बातें मत करा करो, बीच में रह जाओगे नहीं। हाँ, extending deposit, loan, advance insofar as consideration in form of interest and discount, चलो अब एक बात समझो, एकदम सिंपल सी बात करते हैं। मेरे एक बात तो, एक जीएसटी नंबर की 2 राज्य में, 2 स्टेट में दुकानें हैं, तो वहां पर उसे अलग अलग जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे क्या? पहली बात तो ये, 2 अलग अलग स्टेट है, लेने पड़ेंगे। एक का टर्नओवर है 80 लाख, अरे राजस्थान वाले का टर्नओवर 80 लाख है, राजस्थान वाले का 80 लाख है, राजस्थान वाले का 80 लाख है, और दिल्ली वाले का 90 लाख है। 2 स्टेट हो गए, 2 जीएसटी नंबर हो गए। एक जीएसटी नंबर में 80 लाख का टर्नओवर है, एक जीएसटी नंबर में 90 लाख का टर्नओवर है। मेरा टर्नओवर कितना माना जाएगा? दोनों के लिए अलग अलग कंसीडर करूं, एग्रीगेट? लिखो, इट इज कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया, in all India basis, having same PAN। मतलब ये बंदा जीएसटी नंबर नहीं ले सकता। ऐसे तो कोई भी कर लेगा भाई, मैं तो 5, अगर मुझे जैसे जालान साहब है, जालान साहब को टर्नओवर 1.5 करोड़ रखना है, इन्होंने 5 जीएसटी नंबर ले लिया अलग अलग, टर्नओवर 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, बोलते भाई जी मैं तो कंपोजिशन एलिजिबल ही नहीं हूं, देखो एक जीएसटी में 1 करोड़ ही हुआ, लोग फायदा उठा लेंगे ना। इसलिए एग्रीगेट्स, एक पैन के अंदर जितने जीएसटी नंबर है ना, उन सबका जोड़ देखा जाता है।
अलग अलग पेंसिल तो है तो देख थोड़ा लोगे ले तो थोड़ी बात होती है, एक बंदा नहीं ले सकता। बात समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, वो इंडिया क्या है? इंडिया बेसिस, ऑल इंडिया बेसिस हैविंग सेम पेन, हैविंग सेम पेन। ठीक है, ये प्लीज एग्जांपल लिख लो, ये वाला लिखा मैंने वाला लिख लो एक बार एग्जांपल। लिख लिया? आंसर नो लिख देना, आंसर कैसे लिखते हैं? नो लिख देना, नहीं ले सकता, नो नहीं ले सकता, इसको रेगुलर स्कीम में ही आना पड़ेगा। सर आपने बोला सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हो, फिर गुड्स और सर्विसेज दोनों क्यों लिखा है? बेटा मैं सर्विसेज पे भी कंपोजिशन लग सकती है, उसके लिए रेट अलग है, उसके लिए 50 लाख लिमिट है, ठीक है ना, इसलिए उसको मैंने अलग रख दिया। बाकी सब कैलकुलेशन में सब जगह सर्विसेज भी, सप्लाई वर्ड जहां आता है वहां गुड्स और सर्विसेज दोनों आएंगे बेटा, ठीक है ना, वहां गुड्स और सर्विसेज दोनों आएंगे। गॉट इट? चलो ठीक है, यहां तक हो गया। अब मान लो मैं 23-24 के अंदर कंपोजिशन स्कीम के एलिजिबल हो गया, क्योंकि मैंने 22-23 देख लिया, ठीक है। चलो अगर मैं एलिजिबल हूं तो क्या होगा? इफ assessee is eligible for composition scheme, लिख दो साथ में, scheme, then rates of tax is, rate of tax is, टैक्स की रेट क्या लगेगी, ठीक है, कितनी लगेगी, ठीक है, अंडर सीजीएसटी एक्ट लिख लो, अंडर सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी मैंने बताया था, सीजीएसटी में जो लगती है वही एसजीएसटी में लगती है, ठीक है, और सेम लिखी हुई हम सीजीएसटी एक्ट ही हमारे यहाँ पढ़ेंगे खाली। तो सीजीएसटी एक्ट क्यों पढ़ेंगे? सीजीएसटी एक्ट जैसा एसजीएसटी में लिखा हुआ है वैसा ही आईजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है। एक मिनट, 3 रेटेड डिसाइड है हमारे यहाँ, एक तो मैन्युफैक्चरर के लिए अलग है, मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, एक दूसरा रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के लिए अलग है, और तीसरा अदर टैक्सेबल पर्सन, अदर टैक्सेबल सप्लायर।
मैन्युफैक्चरर पे कितना है? मैन्युफैक्चरर पे कितना है? सुनो आराम से। पहली बात तो ये, मैन्युफैक्चरर पे जीएसटी रेट है शांति से कितनी? बस कितना? 0.5%। अब वो सब एक लिखा रहे थे बार बार में, 0.5 प्लस 0.5। सीजीएसटी कितनी बोलता है? और एसजीएसटी भी 0.5 लग जाएगी, ठीक है। चलो, अदर टैक्सेबल सप्लायर पता कितनी लगेगी? अदर टैक्सेबल सप्लायर ऑफ गुड्स लिख लो, ऑफ गुड्स, ठीक है। यहां पर लगेगी कितनी? एक सेकंड चेंज करेंगे थोड़ा। 0.5% ऑफ और 0.5% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल टर्नओवर। दोनों में फर्क है, वो आगे बात करेंगे। ऑब्वियसली किसका फर्क आप हाईलाइट करना चाहो तो कर सकते हो, किसका? टैक्सेबल का, ठीक है। और रेस्टोरेंट के केस में कितना लगता है? पता किसी को रेस्टोरेंट में कितना जीएसटी लगता है? सुना होगा भी। कौन बोला भाई? अरे मैं बताया था क्या? चलो कोई बात नहीं, गलती से बता दिया होगा फिर। 2.5% कितना लगता है? 2.5 प्लस 2.5 हो गया ना, ऑफ द टर्नओवर, ऑफ टर्नओवर। अब एक चीज और जोड़ूंगा, अपने हिसाब से जोड़ लेना। ऑफ टर्नओवर इन ए स्टेट, इन ए स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी, इन ए स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी, इन ए स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी। चलो शांति से आगे की बातें करते हैं। यहां तक समझ में आ गई बात? आगे जी, ठीक है सर, आगे की बातें सुनो। कंपोजिशन स्कीम मैन्युफैक्चरर को अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। वो छोटे व्यापारी हो तो भी वो कंपोजिशन नहीं ले सकते, उनको नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा। किस किस को अवेलेबल नहीं है? क्या लिखा है इसके नीचे? मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। इनको कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। अगर इन चीजों के मैन्युफैक्चरर हैं, पहला पान मसाला, जालान का फेवरेट, कौन सा खाता रहे? मुंह तो चलता रहता तेरा, पंसारी का मान ले। तो टोबैको, एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर, AERATED, क्या होता है ये? एरेटेड वाटर बताओ, एरेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सोडा वगैरह, ठीक है, सोडा वगैरह। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, सिक्स्थ फ्लाई ऐश ब्लॉक, सेवंथ ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स, सब बता रहा हूं बेटा।
रूफिंग टाइल्स, चलो रूफिंग टाइल्स कौन सा चौथा, एरेटेड वाटर, AERATED, एरेटेड वाटर सोडा। ईंट वगैरह, फ्लाई, FLY फ्लाई, ASH ब्रिक्स। आज तो एक तो ईंटें होती है, ईंटों के बॉक्स बनाने लगे इतने बड़े बड़े, वो अजीब से लगते हैं देखते, बड़े बड़े ईंटों की जगह रिप्लेसमेंट हो गए उन सब पे। आप मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, मतलब आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगी, आपको उसमें रेगुलर ही लेनी पड़ेगी, इलाज नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, एकदम इलाज की बात है, उसमें आप ले ही नहीं सकते कौन सी कंपोजिशन स्कीम। जालान साहब अब बताओ, दिमाग इतना ही रहता है, तुम मैं कभी ये लूं कभी लूं। तुम पान मसाला बेचते हो ना? बेचते हैं। हाँ हाँ, क्या बात है। अगर ये बनाता तो फिर मैन्युफैक्चरिंग में चलाता, तो फिर कंपोजिशन नहीं ले सकता। ये क्या करता, बेचता है। क्योंकि अगर मैं आइसक्रीम लिखा दूं और आइसक्रीम बेचने वाली बात कर दूं, तो हर किराने की दुकान में आइसक्रीम मिलती, तो फिर कोई कंपोजिशन नहीं ले पाएगा, नहीं ले सकते, आइसक्रीम बना नहीं सकते। जिनकी आइसक्रीम की फैक्ट्री है ना, उनको रेगुलर स्कीम लेनी पड़ेगी। बेचो, बेचने में कोई राड, चाहे नहीं कब हो तो ही। हाँ बेटा, रूफिंग टाइल्स, टाइल्स वगैरह नहीं होती क्या, वो सब इसमें आ गया। ईंट वगैरह वाले भी कंपोजिशन नहीं ले सकते, उनको नॉर्मल स्कीम ही लेनी पड़ेगी। बोलो भाई, यहां तक समझ में आई बात? क्या जीएसटी लगेगा? अब सर यहां पर एक वर्ड है, यहां टर्नओवर है और टैक्सेबल टर्नओवर, दोनों में फर्क क्या है? एकदम आराम से चलते हैं। पहली बात, मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मेरा टर्नओवर है कितना, 22-23 में टर्नओवर कितना है, मैं बात करता हूं। एक तो मैंने क्या बेचा, टैक्सेबल माल बेचा, टैक्सेबल सप्लाई करी, शांति सुनना, 90 लाख की, ठीक है। और मैंने एग्जम्प्ट सप्लाई करी 40 लाख की, मेरा टर्नओवर कितना हुआ, 130 लाख। ये मेरा क्या हो गया, एग्रीगेट टर्नओवर इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। आंसर आएगा, बोलो यस। बीइंग टर्नओवर इज लेस देन, तो हो गया, मैं लिखूंगा इज 130 लाख विच इज लेस देन 1.5 करोड़। मैंने गलत लिखा है क्या? सही लिखा है। मेरा टर्नओवर 1,30,00,000 ही तो है। मेरा टर्नओवर 1,90,00,000 नहीं है। मेरा टर्नओवर 1,90,00,000 नहीं है। मेरा टर्नओवर 90,00,000 नहीं है। मेरा टर्नओवर 1,30,00,000। भी 90,00,000 से क्या मतलब, क्योंकि हम देखते एग्रीगेट देखते हैं ना। अब सुनो, मैं 23-24 में आ गया, प्लीज थोड़ा सा भारी बता रहा हूं। इन 23-24 मैंने माल बेचा, टैक्सेबल माल भी बेचा और एग्जाम सप्लाई भी किया, ठीक है। कितना बेचा, 80 लाख का तो ये बेचा और 30 लाख का ये बेचा। बेचा कितने का, 110 लाख का। बताओ जीएसटी मुझे कितनी पे करनी पड़ेगी अगर मैं टोटल लू तो? 1% ना, किससे मल्टीप्लाई, ये समझना पड़ेगा। यहां 80 लाख आएगा और जमा कितनी करानी पड़ेगी, 80,000। जब मैं टैक्स पे करूंगा ना, तो टैक्स तो उसी पे करूंगा जिसमें जीएसटी लगता हो। भी टैक्स तो उसी पे करोगे ना जिसमें जीएसटी लगता हो। लेकिन जब मैं टर्नओवर काउंट करूंगा ना फॉर द एलिजिबिलिटी पर्पस, तब मैं टोटल, बोलो समझ में आएगा मैंने क्या बोला? नहीं समझ आया पंसारी?
भाई एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है कि इज एम आई एलिजिबल और नॉट, इज एम आई एलिजिबल और नॉट। डू सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 की एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देखो, एग्रीगेट टर्नओवर बोलता है कि सब मिलाओ, लेकिन जब टैक्स पे करो तो फिर ऑब्वियसली जिसमें टैक्स लगता ही नहीं उसमें टैक्स क्यों पे करो। बात आपको समझनी पड़ेगी। बहुत बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। हालांकि यहां पर जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए क्या बोल दिया भैया, यहां टर्नओवर बोला, ये गलती मान लो कुछ ही मान लो एक्ट की, यहां पर टर्नओवर पर लिखा हुआ, यहां पर टैक्सेबल टर्नओवर नहीं लिखा हुआ, तो यहां पर इसको पूरे पे करना, पूरे पे करना। ठीक है, चलो। अब इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है कि हर स्टेट वाइज टैक्स अलग अलग जमा होएगा, उससे मुझे मतलब। यहां तक समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। कंपोजिशन स्कीम, अच्छा रेस्टोरेंट वाले बेटा, ये आगे बता दूंगा। रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं वो चाहे तो कंपोजिशन ले लें चाहे रेगुलर ले लें, केवल रेस्टोरेंट वाले उनको 5% जीएसटी पे करना पड़ता है और इसको इनपुट नहीं मिलता, उनको इनपुट नहीं मिलता। जो बंदे रेस्टोरेंट वाले रहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ये एग्जांपल लिख लो फटाफट से, जो मैंने लिखा है फाइनेंशियल 22 पेज ब्लैक में लिखा है ना, लिख लो फटाफट से। यहां तक हो गया? कोई दिक्कत तो बोलो भाई। लिख लिया जी? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ऊपर दिखाया मैंने, कुछ जने हैं जो कंपोजिशन नहीं ले सकते, मतलब इन बंदों को कंपोजिशन मिल ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी दो। फॉलोइंग पर्संस, देखो नेक्स्ट, फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। इनको कंपोजिशन किसी कंडीशन में नहीं मिल सकती, चाहे कुछ भी हो तो। पहला सुनो शांति से, मैं एक बार बता देता हूं फिर लिख लेंगे। पहला क्या है, जो बंदा प्योर ऐसे गुड्स बेचता है जिस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, आराम समझना, उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है। पहली बात तो ये, जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं उसको कंपोजिशन स्कीम लेने, इसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं लेना पड़ जाता है। जैसे मेरा एक क्लाइंट है, हॉस्पिटल है, मैंने आपको बताया था हॉस्पिटल वालों को जीएसटी नंबर लेने की जरूरत है
नहीं पड़ती, फिर भी उसकी कोई गवर्नमेंट स्कीम थी, उसके अंदर मैंडेटरी था कि आपको जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे। उस केस में वो जीएसटी रिटर्न भी भरेगा तो उसमें लिख देगा मैंने एग्जाम्प्ट माल इतना बेचा, उसे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जीएसटी नंबर उसने ले लिया, तो अब अगला जीएसटी नहीं पे करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा एक्सक्लूसिव एग्जाम्प्ट बेच रहा है ना, तो उसको नॉर्मल स्कीम ही लेनी पड़ेगी, उसको कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं हो सकती। बात समझ में, पहली बात। दूसरी बात, और किस किस को कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं होती है? मैं राजस्थान का बंदा राजस्थान के बाहर माल नहीं बेच सकता। अगर इफ आई हैव ए जीएसटी नंबर, देन मेरे पास रेगुलर स्कीम या नॉर्मल स्कीम ही होनी चाहिए अगर मुझे राजस्थान के बाहर माल बेचना है तो। मतलब मैं इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता अगर मेरे पास कंपोजिशन स्कीम है तो, ठीक है। दो गए। तीसरा, जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस टीसीएस होता है ना, अब यहां भी होता है, मैं टीडीएस टीसीएस नहीं काट पाऊंगा। टीडीएस टीसीएस के प्रोविजन आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, मेरे कोर्स में नहीं, ठीक है। तीन हो गए। चौथा, मैन्युफैक्चर ऑफ फला 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 इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। फला 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 मतलब पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको, ईंट वगैरह, ऐसे रिलेटेड वर्ड, सोड वगैरह जो बनाता है उसको भी कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं होगी। जो बंदा एनआरटीपी है, एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, तो वो भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। एक वर्ड और होता है, वो नहीं पढ़ा आपका, सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कौन? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होंगे वो भी क्या नहीं ले सकते? कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अब सीटीपी क्या होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है बेटा? कुछ बंदे ऐसे होते हैं इंडिया के अंदर जो शहर शहर घूमकर अपना माल बेचते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब एक बात सोचो, कोई बंदा राजस्थान के अंदर आया 20 दिन के लिए, ठीक है, और उसको जीएसटी नंबर लेने मैंडेटरी है मान लो, ठीक है, तो क्या अगला 20 दिन के लिए परमानेंट जीएसटी नंबर लेगा क्या? अगर वो जीएसटी नंबर अगर लेता है तो उस जीएसटी नंबर लेगा, फिर उसके बाद वो जीएसटी नंबर 20 दिन रखेगा, फिर उसको बंद करेगा। इस काम को जीएसटी बंद करने में भी बहुत फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, पता आपको? इतनी आसानी से जीएसटी नंबर बंद नहीं होते, ठीक है। तो उसको 20 दिन के लिए जीएसटी नंबर चाहिए, तो परमानेंट जीएसटी नंबर नहीं लेता है, उसके से वो क्या करता है? कैजुअल जीएसटी नंबर ले लेता है। अब बोलो सर 20 दिन के लिए आता है कि कोई राजस्थान आएगा कि 20 दिन के लिए? 20 दिन के लिए राजस्थान में आ गया है, उसका जीएसटी नंबर नहीं है क्या? अरे राजस्थान, उसमें जीएसटी नंबर दिल्ली में है, लेकिन जैसे स्टेट चेंज करेगा माल बेचने के लिए, उसे जीएसटी नंबर अलग से लेने पड़ेंगे। कोई भी एग्जांपल बताओगे सीटीपी का, जो 20-25 दिन दूसरे स्टेट में जाता है, 1 महीने दूसरे स्टेट में जाता है, 2 महीने स्टेट में जाता है, फिर वहां से वापस आ जाता है। कोई भी देसी विदेशी एग्जांपल कोई भी? बताओ। हाँ, तिब्बती मार्केट बेस्ट एग्जांपल है। वे तिब्बती मार्केट वाले आते हैं, अपना सामान लाते हैं, राजस्थान में बेचते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। कोई एग्जांपल? एग्जीबिशंस वगैरह लगते हैं, ऐसे तो करते हैं ये। एग्जीबिशंस वगैरह लगती है, ऐसे तो करते हैं। क्यों इधर नहीं करते? एग्जीबिशंस वाले आते हैं, एग्जीबिशन लगेगी, दिल्ली से भी एक बंदा आया, यहां से भी यहाँ आया, यहाँ से भी आया, उसके जीएसटी नंबर लेने पड़ते हैं और फिर जीएसटी नंबर वो सरेंडर कर देता है, ठीक है। तो इनको कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल नहीं होती, ठीक है जी। लिखो सर फर्स्ट, लिखो सप्लाई, supplier exclusively engaged in exempt supply, supplier exclusively engaged in exempt supply. Second, supplier not eligible for interstate supply, interstate outward supply लिख दो, interstate outward supply. Third, a person who want to deduct TDS, and TCS. A person who want to deduct TDS, सेकंड वाला भी फिर नॉट एलिजिबल, क्या होता है? नॉट एलिजिबल, एलिजिबल होगा ना, लास्ट में
हाँ जैसे चाहो वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, नोट से नोट कट जाएगा क्या, ठीक है वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखो फोर्थ मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, हाँ, डैश 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 सेम एज अबव, डैश 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 सेम एज अबव। लिखो नेक्स्ट, supplier who is either a casual taxable person, or non-resident taxable person, ठीक है जी, ठीक है, इतना हमें करना होता है, ठीक है। 3 पॉइंट कहां तक पढ़ के आओगे? मॉड्यूल में से 3.45 से लेकर 3.58 तक, ठीक है। इतना रीडिंग करके आना है, इतना ही पढ़ेंगे आज, बाय बाय। ओके, मैन्युफैक्चरर को 110 लाख का जीएसटी पे करना पड़ेगा, अदर मैन्युफैक्चरर 80 लाख का जीएसटी पे करेंगे। ये सब मैं क्वेश्चन नहीं समझा तेरा, कल परसों पूछ लेना।